ऑल मासेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए ऐसा होने वाला है कि ये सभी मासेस, जो शेल्स अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये सभी शेल्स बाहर रहेंगे। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण ऐसा होगा कि ये पूरे शेल का जो मास है वो सेंटर पर सिचुएटेड है, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, मटेरियल यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट में कहना पड़ेगा near surface of earth the mass of all hollow spherical shells that is, सभी हॉलो स्फेरिकल शेल का मास जोड़ दिया तो किसका मास बन जाएगा, टोटल मास ऑफ अर्थ is situated at its center, and if that is the case we can write this is mass m और ये मास ऑफ अर्थ है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, तो अर्थ की रेडियस जो है उतना डिस्टेंस रहेगा। और इस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाँ, यहाँ पर हमने एजम्पशन क्या लिया है, अर्थ जो है इट इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। सर यहाँ पर r क्यों लिया, तो देखो r इसलिए लिया r ये जनरल डिस्टेंस है। ठीक है, r ये जनरल डिस्टेंस है, दैट में बी एट डिस्टेंस small r from radius from center of earth, it may be re when the object is at surface, या it may be smaller than re when it is inside the surface। ठीक है, इसलिए मुझे डायरेक्टली यहाँ पर एम लिखने की जगह mr लिखना पड़ेगा। ध्यान में आया क्या, हम जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, r में भी एनीथिंग, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग 3 प्रकार के r हो सकते हैं। ध्यान में आया क्या 3 प्रकार के r, r greater than re, equal to re, r is less than re। So
mass is inside, mass is at the surface, mass is outside the surface of earth. So ऐसी तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, ऐसे तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। क्या बात ध्यान में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। सो ऐसे केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सो दो चीजें हैं। पार्ट वन, ये आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है। अब देखो इसमें से कौन सी चीज वैरी होने वाली है, कौन सी चीज चेंज हो सकती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन में? स्मॉल एम। स्मॉल एम चेंज हो सकता है। स्मॉल एम इज मास ऑफ, स्मॉल एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा? नो सर। ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहने वाला है, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, वो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज हो सकता है मास, अट्रैक्टिंग मास, मतलब अर्थ का कितना मास इसे खींचने का काम कर रहा है, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन आर। इफ दिस स्मॉल एम मास इज सरफेस पर है या सरफेस के ऊपर है, तो पूरी की पूरी अर्थ खींचने वाली है, बिकॉज फॉर एवरी शेल दिस मास इज आउटसाइड, तो सभी का मास सेंटर पर सिचुएटेड रहेगा। ठीक है। बट इफ दिस मास इज इनसाइड, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला शेल है, एक दो तीन, इनके लिए ये जो मास है इट इज इनसाइड, वाइल बाकी के सभी मासेस के लिए ये आउटसाइड है। तो ये ऊपर वाले इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले करेंगे। सो अभी सिर्फ नीचे वाला मास कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दस अर्थ का कितना मास इसे पुल कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन आर, इट डिपेंड्स ऑन आर। क्या मेरी बात सही है? ध्यान में आ रहा है क्या? इतना ध्यान में आ गया तो डेरिवेशन अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ये m चेंज होने वाला है, तो ये m का कुछ डेरिवेशन, m का कुछ रिलेशन अपन निकाल सकते हैं क्या? ठीक है। सो देखो, एज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म, कैसी है? यूनिफॉर्म। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो मास ऑफ अर्थ तो वैसा ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या रहेगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो अगर ऐसा है, दिस इज डेंसिटी, तो मास एम आर कितना रहने वाला है? मास एम आर कितना रहेगा देखो तो। सो ये रहने वाला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अप टू द रेडियस आर। ठीक है, वॉल्यूम अप टू रेडियस आर। सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, जो डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम अप टू द रेडियस आर, ये रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सही है क्या? तो यहां से एम आर की वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन राइट, अगर ऐसा है तो
MR will be 4/3 pi, 4/3 pi cancel, ये बचेगा ME upon RE cube into R cube, सही है। हाँ, कब तक ऐसा रहेगा? When R is less than or equal to RE, सही है ना? बिकॉज अगर ये छोटे r की वैल्यू RE से ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर कोई शेल है क्या? नहीं, मास मैक्सिमम RE इतने लेंथ तक एक्यूमुलेटेड है, RE के बाहर मास नहीं है, ठीक है। तो R की वैल्यू RE से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, R की वैल्यू RE से ज्यादा बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ सकता है, मास नहीं बढ़ सकता है। ध्यान में आ रहा है क्या कहना है? आइदर जो खींचने वाला मास है वो एमी रहेगा या एमी से कम रहेगा, ठीक है। मास आइदर एमी रहेगा या एमी से कम रहेगा, दैट इज एम आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम ई, ठीक है। चलो, अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा फोर्स बन जाता है this F equal to कैपिटल G एम आर की वैल्यू क्या आई है? एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर स्क्वेयर, ये सिर्फ एम आर की वैल्यू पुट की, इंटू छोटा एम, सॉरी हाँ यहाँ पर आर का क्यूब है, अपॉन आर स्क्वेयर। सो ये बन जाएगा पूरा कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर। क्या ध्यान में आया? यहाँ से ध्यान में इतना आ रहा है सर, देखो ये जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई क्यूब ये तो सब कांस्टेंट है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होने वाला नहीं है और रेडियस ऑफ अर्थ भी चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ से हमें ध्यान में आया कि दिस फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर, दिस फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर। क्या क्लियर है? दिस फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर एंड इफ दैट इज द केस, अब हम एक एक चीज को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो देखो, फर्स्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ई। तो हमारा फोर्स जो आया है कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर, ये बन जाएगा कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई। तो ये बन गया कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन आर ई स्क्वेयर। बट on surface of earth this gravitational pull of earth is called as, क्या कहते हैं हम सरफेस पर इसको?
which is equal to m into g on surface of earth equal to capital G me into m अपॉन आर स्क्वेयर ये आपको दे देगा G इक्वल टू कैपिटल G एमी अपॉन आर ई का स्क्वेयर। ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू आती है 9.83। ठीक है, इसके बीच में ये वैल्यू आएगी। दिस वेरिएशन क्यों? ठीक है, पोल पर ये कम है तो डिनोमिनेटर कम रहेगा, वैल्यू ज्यादा रहेगी। इक्वेटर पर ये ज्यादा है तो वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, जी की वैल्यू कम रहेगी। सही है। अब देखो, ये पार्ट तो सर हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमें आता है। अब सरफेस के बाहर क्या होगा? तो देखो हम लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of earth। कहां पर? above the surface of earth। क्या होगा इस केस में? देखो आर ग्रेटर देन आर ई। ओके, बढ़िया। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ मुझे यहाँ पर एक चीज लिखनी है। इस डेरिवेशन के पहले इसको अपन साथ में लिख सकते हैं। क्या लिखना है? देखो, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो ये हमने लिखा नहीं है, पर ये भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, हाँ चल, पता रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। अब देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बड़ा सिंपल है। ये ऑब्जेक्ट का मास है m, दिस इज मास ऑफ अर्थ me, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ re, और ये हाइट रहेगी h। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? re प्लस h। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या होगा?
ये हो जाएगा कैपिटल जी। अब देखो फॉर अर्थ दिस मास इज सिचुएटेड आउटसाइड, सो अर्थ का पूरा मास शुड बी कंसिडर्ड एट कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। सो पूरा का पूरा एमी मास ये खींचने के काम में आएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस है आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो छोटा एम इंटू जी रहता है सिर्फ। अब नाउ दिस जी इज फंक्शन ऑफ एच। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो ये फोर्स आर के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स आर के साथ वेरी हो रहा है। अब ये छोटा एम चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा? बचा हुआ पार्ट, ठीक है। इसलिए मैंने कहा फोर्स वेरी होता है, मास चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होने वाला है? स्मॉल जी चेंज होगा। इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो देखो दिस इंप्लाइज जी ऑफ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एम कैंसल, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर ई प्लस एच आ गया। सो 100% g of h will be smaller than g on the surface of earth, ठीक है। लगे तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सिर्फ g लिखा तो समझ लेना ये सरफेस वाला है। अब यहाँ पर हम दो चीजें कहते हैं। कौन सी दो चीजें? देखो कौन सी दो चीजें? एक, if h is very small compared to re, h की वैल्यू re के कंपेरेटिवली बहुत बहुत कम है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल re है 6400 किलोमीटर, मतलब इतने मीटर, और अगर आरी है कुछ तो 10 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये h की वैल्यू जो है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी रहेगी। ऐसे केस में हम इस h को इग्नोर करेंगे एंड वी कैन कंसिडर g ऑफ h इक्वल टू कैपिटल G एम ई। अब देखो हाँ, यहाँ पर आर ई स्क्वेयर अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो ये जी ऑफ एच बन जाएगा, ये जी ऑफ एच बन जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेस टू द पावर -2। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर को वैसे के वैसे ही रखा,
इस ब्रैकेट को ऊपर ले गया तो ये -2 हो गया। ठीक है, हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई, तो हम कह सकते हैं h अपॉन आर ई इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। हाँ सर ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे वक्त हम बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। क्या ये हमारे जान पहचान का है क्या? कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर, ये है जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर अगर बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, क्यों? तो हाइयर ऑर्डर टर्म जो है इसकी, देखो h अपॉन आर ई ये बहुत छोटा है 1 के कंपेरेटिवली, तो इसका स्क्वायर ये और छोटा आएगा, इसका क्यूब ये और छोटा आएगा, इसलिए वो टर्म्स अपन इग्नोर कर रहे हैं। और हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है g ऑफ h इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। प्लीज नोट डाउन, यहाँ पर वी आर एज्यूमिंग h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई। अगर ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज करना। यहाँ पर कोई भी एजम्पशन नहीं है, नीचे एजम्पशन है। ठीक है, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन आ गए। दिस इज फर्स्ट रिलेशन विच इज जनरल रिलेशन, जो हर जगह पर अप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब जगह इसे यूज कर सकते हो। और ये दूसरा रिलेशन रहेगा, ये आप सिर्फ ऐसे केसेस में यूज करोगे व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। ठीक है, h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। सही है क्या? सर सेकंड एक्सप्रेशनला थोडं रिपीट करा ना. ओके देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वही लिखा, सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर में से आर ई को बाहर निकाला। अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर था ना, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए आर ई जब बाहर निकलेगा तो ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा। सो आर ई स्क्वायर बाहर आया, यहाँ पर बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई इसका स्क्वायर। अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये बाजू में लिखा, और ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर गया। सो 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 होते हैं, वैसे ही ये 2 ऊपर गया तो ये -2 हो गया। ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब दिस इज, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप मैथ्स में पढ़ते हो, मैं वो भी उसके डिटेल में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज करेगा। ये होता है 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेस टू द पावर -2, इसका एक्सपांशन जब अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई प्लस जो टर्म आएगी नेक्स्ट, वहां पर इसका स्क्वायर रहेगा h अपॉन आर ई का स्क्वायर, माइनस नेक्स्ट टर्म आएगी वहां पर h अपॉन आर ई का क्यूब रहेगा। देखो पहले टर्म में h अपॉन आर ई टू द पावर 0 है, दूसरे टर्म में h अपॉन आर ई टू द पावर 1 है, तीसरे में h अपॉन आर ई का स्क्वायर रहेगा, चौथे में h अपॉन आर ई का क्यूब रहेगा, एंड सो ऑन। बट देखो h अपॉन आर ई ये 1 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर बहुत छोटा आएगा, क्यूब बहुत छोटा आएगा, और आगे के टर्म तो बहुत बहुत छोटे आएंगे, इसलिए उनको हमने इग्नोर किया और इस प्रकार से लिखा है। ये इग्नोर इसी लिए कर पा रहे बिकॉज h अपॉन आर ई ये 1 से बहुत छोटा है। अगर नंबर 1 से बड़ा रहा तो स्क्वायर ज्यादा बड़ा आएगा, क्यूब उससे भी बड़ा आएगा, तब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये 1 से जब छोटे रहेंगे उस केस में हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब एक स्टेप और आगे जाते हैं।
क्या किया सर, सबसे पहले हमने सरफेस पर निकाल लिया, फिर क्या किया, सरफेस के ऊपर चले गए, बहुत बढ़िया, फिर क्या किया, सरफेस पर निकाला, सरफेस के ऊपर चले गए, अब क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के नीचे क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है सर, क्यों इंटरेस्टिंग है, तो देखो ये अर्थ का सरफेस है, और अभी हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पॉइंट है, इट इज सिचुएटेड इनसाइड या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ पर सिचुएटेड है, सरफेस के अंदर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा और ये कोई ना कोई डेप्थ रहेगी। तो देखो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये डेप्थ है d, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, सो दिस विल बी re माइनस d, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ है me, क्या अभी me ये पूरा मास इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को खींचने वाला है क्या, नहीं सर, अब तो पूरा का पूरा मास ये खींचने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बिकॉज फॉर सबसे बाहर वाला शेल दिस मास इज सिचुएटेड इनसाइड। दूसरा भी शेल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये मास इनसाइड है, और हमने देखा है इनसाइड वाले मास ज्यादा फोर्स, नेट फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनके कारण लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ये 0 रहेगा। सर ये बात तो सच है, तो फिर कौन सा मास खींचने में कंट्रीब्यूट करेगा, सो जो डार्क स्फीयर दिख रहा है दैट विल कंट्रीब्यूट इन पुलिंग। क्या ध्यान में आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। सो अभी हमें लिखना पड़ेगा as the point mass m is situated inside the surface of earth only those hollow spherical shells of earth which are, yeah, for which mass m is outside will contribute in net gravitational force या नेट ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, अर्थ इज
The density of Earth is uniform. Density of Earth is uniform. ठीक है, अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ. ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब. चलो, इफ दैट इज द केस, क्या मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकता हूँ क्या, कितना रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एट डेप्थ डी, कितना रहेगा ये, कैपिटल जी, जो मास खींचने में कंट्रीब्यूट करेगा दैट मास m इंटू छोटा m डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी का स्क्वायर. हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल पक्की है. ठीक है, अब देखो क्या मैं m की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, तो देखो m की वैल्यू रहेगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. कौन सा वॉल्यूम, आर ई माइनस डी वाला. लिख लो सर, क्या बड़ी बात है, डेंसिटी है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब, और ये वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब. सो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एम ई 4/3 पाई कैंसिल अपॉन आर ई स्क्वेयर. देखो मैं जानबूझ के आर ई स्क्वेयर लिख रहा हूँ, इनटू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई. चलेगा क्या, ये मास ऑफ अर्थ तो लिख ही लिया. ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ आ गया 4/3 पाई कैंसिल, ये आर ई क्यूब, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई क्यूब, आर ई माइनस डी का क्यूब. बस ये वैल्यू पुट कर दो. अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा रिलेशन बन जाएगा एफ डी इक्वल टू m इंटू जी ऑफ डी. हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू कैपिटल जी, m की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर इंटू छोटा m आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई इंटू ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आर ई माइनस डी का स्क्वायर. देखो सभी चीजें लिखी क्या, जी लिख लिया, m की वैल्यू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई, बचा हुआ m आ गया आर ई माइनस डी का स्क्वायर, आर ई माइनस डी का स्क्वायर. अब देखो सर, पर ये पार्ट तो हमारे जान पहचान का है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है. सो इसलिए आप लिख सकते हो g ऑफ d इक्वल टू छोटा g, वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, आर ई माइनस डी का क्यूब, आर ई माइनस डी का स्क्वायर चला जाएगा, ये रहेगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई. तो ये वैल्यू बन जाती है g ऑफ d इक्वल टू कैपिटल G आर ई अपॉन आर ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई.
यहां पर कोई भी एजम्पशन नहीं है, ये रिलेशन रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द below the surface of earth at distance d. This is acceleration due to gravity above the height h, above the surface at height h above the surface of earth. और ये रिलेशन है acceleration due to gravity on the surface of earth. देखो मैं तीनों रिलेशन साथ में लिखता हूँ, ये कुछ सेंस करते हैं क्या? G on surface of earth, capital G, me upon re square. G at height h, जनरल रिलेशन है G me अपॉन re प्लस h का स्क्वायर. स्पेशल रिलेशन है when h is very small compared to re, तो आप लिख सकते हो g of h इक्वल टू छोटा g सर लास्ट स्लाइड. छोटा g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन re का स्क्वायर. सॉरी 2h अपॉन re, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एजम्पशन क्या है, h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू re. और फिर तीसरा रिलेशन है g ऑफ d इक्वल टू छोटा g इंटू 1 माइनस d अपॉन re. below surface at depth d. This is at height h. और ये रिलेशन है ऑन सरफेस. अब मुझे ये तीनों रिलेशन की तरफ देखकर जरा आप कुछ चीजें बता दो तो. सर मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रहेगी बताओ? एट सरफेस. बिल्कुल सही है. द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट सरफेस. मिनिमम वैल्यू कहां पर रहेगी? एट इंफिनिटी एंड सेंटर. ओके, इन्फिनिटी क्यों कहा आपने? इन्फिनिटी इसलिए कहा क्योंकि सर ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर गए, मतलब ये एच की वैल्यू बहुत बढ़ती गई, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन जीरो के तरफ जाएगा. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम which is almost zero at कहां पर रहेगी? infinity, because h is maximum and at center, because d equal to re and re upon re is 1, 1 minus 1 will be 0, g into 0 will be 0. क्या सही है क्या? सर दूर जाने से वैल्यू कम होगी ये तो सही है, पर अंदर जाने से भी वैल्यू कम होती है, ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, तो सेंटर वाला पार्ट द वैल्यू ऑफ g
g of d decreases even though distance between the center of earth and mass decreases. एक्चुअली देखो, हमारा जो फोर्स का रिलेशन है, कैपिटल जी एक मास दूसरा मास अपॉन आर स्क्वेयर, एक्चुअली यहाँ पर आर कम हो रहा है. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मास डिक्रीजेस, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है. सो एक्चुअली ये फोर्स बढ़ना या जी की वैल्यू बढ़ना ये एक्सपेक्टेड था. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, क्यों नहीं होता है? The value of g of d decreases even though distance between the center of earth and mass decreases because the mass of earth pulling the point mass m decreases at faster rate than the distance. ठीक है, ये डिस्टेंस से भी ज्यादा रेट से मास डिक्रीज हो रहा है. आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, सर दिस मास is proportional to volume re cube while denominator is proportional to r square. So ये r, ये मास, ये घटने का रेट ज्यादा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस घटने का रेट. इसलिए डिनोमिनेटर छोटा होने से पहले न्यूमरेटर छोटा हो रहा है या न्यूमरेटर ज्यादा अमाउंट से छोटा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई g ऑफ d इसकी वैल्यू कम कम होते जा रही है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पर न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है. न्यूमरेटर कम होने का रेट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब while डिनोमिनेटर कम होने का रेट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. और इसलिए वैल्यू ऑफ g as we move inside the earth decreases. ठीक है, चलो.